बच्चों डाल्टन के लॉज करते हैं। सबसे पहले डाल्टन बंदे ने कुछ लॉज दिए। उसने क्या कहा? एलिमेंट्स आर composed of small indivisible particles. उनका नाम क्या है? कॉल्ड एटम्स। तो उसने कहा एटम इज इनडिविजिबल, ठीक है ना, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा उसने क्या कहा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक इन मास एंड साइज। बेसिकली अगर हम एक ही एलिमेंट के एटम्स की बात करें तो दे शुड बी सिमिलर इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है ना गाइस? उनका मास भी सेम, उनका साइज भी सेम, दे शुड बी सेम, राइट? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड साइज। कोई दिक्कत बच्चों? राइट। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं दे विल हैव डिफरेंट मास, डिफरेंट साइज। फाइन। और नेक्स्ट चीज उसने क्या कही? एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है ना गाइस, टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे H2O है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बाई चांस ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे बच्चों? 4। दैट रेशियो विल बी सेम, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब इस ये डाल्टन ने लॉज दिए, ठीक है ना गाइस? इसमें से 3 गलत है। ये गलत है, एटम इज डिविजिबल, राइट? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दे आर अलाइक इन मास। नहीं यार, आइसोटोप जो होते हैं उनका मास डिफरेंट होता है, राइट? एंड दे बिलोंग टू द सेम एलिमेंट। यहां पे डिफरेंट क्या आएगा? ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स होते हैं जिसमें तुम्हारा बेसिकली मास सेम रहता है एंड दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बेसिकली ये आइसोबार हो गए, यहाँ पे आइसोटोप आ गए, और हमें पता है एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों? तो ये 3 चीजें गलत हो गई डाल्टन लॉ की। नेक्स्ट आते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। गाइस ये एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया? इट टोल्ड अस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था इस प्रोसेस में, CRT एक्सपेरिमेंट। इसमें देयर वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। क्या किया हमने? ध्यान से सुनो गाइस। हमने ये एक ट्यूब ले ली जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, और उसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया बच्चों? उसके अक्रॉस लगा दिया हमने हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल लगा दिया बच्चों। क्लियर है गाइस? हाई पोटेंशियल लगा दिया। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। तो हमने पहली चीज हाई पोटेंशियल लगाया, और दूसरा डिस्चार्ज ट्यूब को ऑलमोस्ट, उसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट निकाल दी, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ऑलमोस्ट वैक्यूम लिया है। ऑलमोस्ट वैक्यूम का मतलब है वेरी लो प्रेशर, प्रेशर बहुत कम कर दिया। क्यों किया उसका रीजन अभी समझ आ जाएगा। हुआ क्या वो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे दोनों साइड फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया, एनोड साइड भी कैथोड साइड भी। फ्लोरेसेंट मटेरियल वो होता है जब उस पर कोई चीज टकराएगी तो इट विल बिगिन टू ग्लो। हाँ, तो अब हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया तो दैट बिगेन टू ग्लो।
एनोड साइड बिगैन टू ग्लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एनोड के साइड में कुछ ग्लो करने लग गया। लोगों ने क्या अज्यूम किया, पहले मैं लिख देता हूं, एनोड एंड बिगिंस टू ग्लो। क्यों ग्लो कर रहा था? लोगों ने अज्यूम किया कोई चीज कैथोड से निकली और एनोड पे जाके टकरा रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कैथोड से कोई चीज निकली और एनोड पे जाके टकराई। समझ गए? तो क्योंकि वो एनो मतलब कैथोड से निकल लिया, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, इन रेज को हमने क्या बोल दिया, कैथोड रे। कि कैथोड से कोई चीज निकली और एनोड पे जाके टकराई, सो दे वर टर्म्ड एज कैथोड रेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रेज ओरिजिनेटिंग, इसको मैं अभी, ये थ्योरी एक्चुअली गलत है इसलिए मैं पहले इसको मिटा देता हूं, समझा देता हूं कि एक्चुअली कैथोड रेज वर इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैसे बने उसको भी देखते हैं। एक मिनट रुको बेटा। हाँ तो बच्चों हम क्या कहते हैं, एनोड एंड बिगिंस टू ग्लो। लोगों ने क्या अज्यूम किया कि कैथोड से कोई चीज निकली और किसको जाके टकराई, एनोड पे। तो दे कॉल्ड द रेज विच आर हिटिंग द एनोड कैथोड रेज। फाइन, कि उनका ओरिजिनेटिंग जो पॉइंट है वो कैथोड है। लेकिन एक्चुअली क्या था बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट एटम। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, राइट बच्चों? देखा क्या गया कि एटम में से वैलेंस शेल पता है हर एक बच्चे को, वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है, हाँ है ना, वो दूर है। तो आइडिया क्या हुआ, जब तुमने हाई पोटेंशियल लगाया, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल बच्चों, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है बच्चों, नेगेटिव। हुआ क्या, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर कूद के चले गए। जो गैस प्रेजेंट थी, ऑलमोस्ट वैक्यूम किया था, वैक्यूम थोड़ी ना किया था, ऑलमोस्ट किया था, गैस पार्टिकल्स बहुत कम थे। अब उनमें से इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकले एंड दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स एनोड, दे स्ट्रक एनोड मेकिंग इट ग्लो। समझ में आया नहीं आया? तो टेक्निकली कैथोड से कुछ नहीं निकला, जो गैस प्रेजेंट थी इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल निकल के कहा जा रहे हैं बच्चों, एनोड पे। क्लियर और नॉट गाइस? राइट, इसको मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, outermost shell के electrons move towards anode and is called cathode rays। समझ गए बच्चों? क्लियर गाइस? ओके। अब बच्चों तुम कोई भी गैस लो अंदर, यार तुम्हारा जो कैथोड रे बनेगी वो तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ही होंगी। मतलब यू टेक एनी गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, दैट कैथोड रे विल बी नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना? राइट, तो इसको मैं लिख देता हूं, these electrons are independent of gas taken in discharge tube। कोई भी गैस लो डिस्चार्ज ट्यूब में, जो कैथोड रहे हैं, दिल बी नथिंग बट या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर गाइस? अब लोगों ने कहा यार अगर तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा बेसिकली एनोड ग्लो कर रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर तुम कैथोड साइड पे लगाओगे कुछ तो शायद वो भी ग्लो करे। तो देखा गया तुम्हारा कैथोड एंड भी ग्लो करने लग गया। लोगों ने इनिशियली क्या अज्यूम किया, यार कोई चीज एनोड से निकल रही है और कैथोड पे जा रही है, नेमिंग इट एनोड रेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई चीज तुम्हारा कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है, कॉलिंग इट एनोड रेज। लेकिन एक्चुअली उसमें से क्या मतलब क्या टकरा रहा है, देयर इज नथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड एंड हिटिंग एनोड, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है यार, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट बेटा, एटम नहीं, एटम माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव यू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी, हाँ है ना? बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, कटायन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ बाहर निकाल दिए हमने, से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, दैट न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि उसपे चार्ज क्या है, हाँ सॉरी, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, गलत बोल दिया मैंने, ठीक है ना बच्चों? दे आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि दे हैव गॉट अ पॉजिटिव चार्ज, कटायन, दे हैव गॉट अ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये पहली मिस्टेक करी है, मैं बीच में भी कुछ गलत बोल चुका हूं, यही क्या था, ठीक है। तो आइडिया क्या है बच्चों, कि यहां पे हम कहेंगे जो चीज कैथोड को स्ट्राइक करी है, दैट इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड, दिस इज नथिंग बट द कटायंस फ्रॉम द गैस एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड बच्चों, ठीक है? तो इसको भी लिख देता हूं मैं, कैथोड एंड बिगिंस टू ग्लो।
cathode and begins to glow. Basically cation moves towards cathode and is called anode rays, or there is another term for it, canal rays. ठीक है ना बच्चों? अब गाइस ये जो हमारा कटायन बन रहा है वो तो हर एक गैस के लिए अलग अलग, राइट? क्योंकि इट इज न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, वो तो हर एक चीज के लिए, हर एक गैस टेकन के लिए अलग अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब. तो वही लिख रहा हूं, इट डिपेंड्स यस ऑन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब. क्लियर है बच्चों? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. क्या डिपेंड करता है कि कौन सा कटायन बन रहा है? वो तो गैस डिपेंडेंट होगा ना बेटा, जो गैस लिए उसी के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हारा कटायन बनेगा, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, ई बाय एम रेशियो. ई बाय एम रेशियो कुछ नहीं होता बेटा, इट इज नथिंग बट चार्ज ऑन अ पार्टिकल टू मास ऑफ दैट पार्टिकल की रेशियो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस रेशियो इज कॉल्ड ई बाय एम रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो. हम कहेंगे ई बाय एम रेशियो फॉर कैथोड रेज क्या होगा? यार कैथोड रेज क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स. तो उनके लिए अगर हम ई बाय एम रेशियो देखना चाहेंगे तो यार वो तो फिक्स आएगी ना, हाँ है ना बच्चों? एक काम करते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. चार्ज कितना होगा? 10⁻⁻19 कूलम. मास किसमें लोगे बच्चों? केजी में. दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये वैल्यू आएगी 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, या 1.76 भी कर सकते हो इसे रफली. ठीक है ना, मैं इसे 1.76 ही कर देता हूँ कन्वीनियंस के लिए. ये हम कहेंगे ई बाय एम रेशियो फॉर कैथोड रेज ये आ रही है. अब बच्चों हर एक गैस से कैथोड रेज तो सेम नहीं बन रही है, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना बच्चों? राइट? जो हमारी कैथोड रेज है वो हर एक केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. मतलब तुम कोई भी गैस लो, जो कैथोड रेज की ई बाय एम रेशियो है वो तो सेम होगी, बिकॉज दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना? राइट. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब. भाई कोई भी तुम चीज ले लो, कोई भी गैस ले लो इन डिस्चार्ज ट्यूब, जो ई बाय एम रेशियो है कैथोड रेज के लिए वो क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट. ठीक है. लेकिन अगर तुम एनोड रेज की बात कर रहे हो तो यार एनोड रेज में तो तुम्हारा हर एक डिफरेंट बन रही है, हाँ है ना? कटायन तो हर एक का अलग अलग होगा ना गाइस. तो बेसिकली क्या है, एनोड रेज की ई बाय एम रेशियो डिपेंड्स ऑन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, बिकॉज इट इज अ कटायन, हाँ या ना? समझ गए? तो इसको भी मैं लिख देता हूं, एनोड रेज या ई बाय एम रेशियो फॉर एनोड रेज. ई बाय एम फॉर एनोड रेज डिपेंड्स, हाँ बेटा बोलो. तुमने नहीं बेटा 12 तो ये आ रहा है ना? 12 तो तुम्हारा ये आ रहा है. मैंने 1.6 बाय 9.1 करोगे तो ये डेसिमल में आएगा ना, 0.176 इंटू 10⁻12 बनेगा. करेक्ट. समझ गए? तो ई बाय एम रेशियो फॉर एनोड रेज डिपेंड्स ऑन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी एनोड रेज की ई बाय एम रेशियो क्या होगी. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गुड. मतलब तुमने लेट अस से, अब चलो अभी एग्जांपल लेंगे इसके, ठीक है ना? तो अभी इसको रोक दो यहीं पे. ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई कि एनोड रेज बेसिकली दे आर कटायंस, राइट? तो उनकी ई बाय एम रेशियो विल चेंज विद द गैस दैट वी टेक इन द डिस्चार्ज ट्यूब. डिफरेंट गैस लोगे डिफरेंट ई बाय एम रेशियो बनेगी एनोड रेज की. ओके. एक काम की चीज बच्चों
क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स है, दे विल बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ है ना। ये दोनों चार्ज है, जो तुम्हारा कैथोड रेज है, एनोड रेज है, दे बोथ आर चार्ज एंटिटीज, राइट। तो दे विल बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट मैंने बोल दी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट एज सच। अगर एग्जाम में कभी आ गया है तो तुम्हें याद आ जाएगा अपने आप। आई एम नॉट राइटिंग दैट डाउन, यू डोंट इवन हैव टू राइट दैट डाउन, ठीक है। ओके, एक मिनट रुको बच्चों। ओके, तो यहां तक समझ गए, राइट। अब गाइस एक चीज मैं बता देता हूं, E by M ratio for cathode rays is greater than E by M ratio for anode rays। क्यों? एनोड रेज में जो मास आएगा ना वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे हम कैथोड रेज में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे जो मास है विल बी टेकिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम ले रहे होंगे मास ऑफ दैट कटायन, राइट। हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ योर एटम, राइट। तो आइडिया क्या है, यहां पे ड्यू टू द वेरी लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E by M ratio for cathode rays will be much higher than E by M ratio for anode rays। बच्चों समझ में आ गया, नहीं आ गया? गुड। अब गाइस हम बात कर रहे थे एनोड रेज की, कि एनोड रेज डिपेंड ऑन द गैस टेकर। यार सपोजिंग मैं एटॉमिक हाइड्रोजन ले लेता हूं, तो यार इससे जो तुम्हारी एनोड रेज बनेगी विच विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, वो क्या बनेगी, H11 है। इसका मतलब समझ आ रहा है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन जीरो न्यूट्रॉन, हाँ प्रोटॉन होगा। तुम मत बोलो उन दोनों को बोले तो जिन्होंने नहीं किया, ये चीज समझ आई नहीं आई। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी एक है, इसका मतलब न्यूट्रॉन जीरो। और क्योंकि ये तुम्हारा एक न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब तुम्हारे पास वो होगा, क्या होगा, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ है ना। सो यू हैव गॉट ओवर हियर वन प्रोटॉन जीरो इलेक्ट्रॉन एंड वन न्यूट्रॉन, सॉरी वन इलेक्ट्रॉन एंड जीरो न्यूट्रॉन, हाँ है ना। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, यार इलेक्ट्रॉन ही उसका से एक है, निकाल दो बाहर, हाँ है ना। तो बचेगा क्या बच्चों, बचेगा दैट विल बी नथिंग बट प्रोटॉन, हाँ या ना, बताओ गाइस। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H11 पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नथिंग बट प्रोटॉन गाइस, हाँ या ना। मतलब हाइड्रोजन गैस, एटॉमिक हाइड्रोजन को अगर तुम ले रहे हो और उसमें से तुम एनोड रेज बना रहे हो तो दे आर नथिंग बट प्रोटॉन्स, हाँ है ना, राइट। एक काम की चीज बच्चों, दिस इज द लाइटेस्ट एनोड रे दैट यू कैन गेट, बाकियों का तो मास बढ़ता जाएगा, हाँ है ना। तो ये चीज बता दूं मैं, एनोड रेज में E by M रेशियो सबसे ज्यादा किसकी होती है, H से जो हमारी एनोड रेज बन रही है, समझ में आया नहीं आया। दिस इज द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन which is obtained from, yeah it is the lightest positive ion। खत्म यार, इतनी मेहनत क्यों कर, ठीक है ना बच्चों। तो तुम्हारा कैथोड रेज के बाद जो नेक्स्ट लोअर E by M रेशियो आएगी वो किसकी आएगी बच्चों, एटॉमिक हाइड्रोजन से जो एनोड रेज बन रहे हैं उसकी E by M रेशियो उसके सेकंड हाईएस्ट होगी बेसिकली। उसके बाद तुम्हारी वो वैल्यू डिक्रीज करती आएगी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, राइट, दैट्स नाइस। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं He24, इसके पास दो प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है और दो न्यूट्रॉन है। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, जितने प्रोटॉन उतने ही तुम्हारे क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, चार, इसका मतलब न्यूट्रॉन भी दो। समझ में आया नहीं आया बेटा, दो प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन चार है, इसका मतलब तुम्हारे न्यूट्रॉन भी क्या है, दो। अगर मैं इससे बनाता हूं तो क्या बनेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों बाहर निकल गए, He242+। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। एंड व्हाट इज दिस गाइस, दिस इज हीलियम न्यूक्लियस, हाँ या ना। दो इलेक्ट्रॉन थे वो हमने बाहर फेंक दिए, तो बचेगा क्या, हाँ बेसिकली है, राइट करेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। इसका अगर तुम E by M रेशियो निकालने की कोशिश करते हो तो हम क्या कहेंगे, चार्ज कितना है, 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। It will be 2 into 1.6 into 10 raised to the power minus 90 by mass of helium nucleus। मास कितना होगा बच्चों, कैन वी से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, राइट, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो कैन वी राइट दिस डाउन एज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ है ना। क्लियर और नॉट गाइस, समझ गए।
तो हमारा बेसिकली ये, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन सिंपली राइट दिस डाउन एज 2 times the charge on electron by 4 times the mass of proton. करेक्ट? ये है हमारा ई बाइम रेशियो फॉर हीलियम न्यूक्लियस। प्रोटॉन के लिए देखते तो क्या आता बच्चों? चार्ज वही है जो इलेक्ट्रॉन पे है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही होता है ना जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है बच्चों। और तुम्हारा मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो तुम रियलाइज कर सकते हो अल्फा पार्टिकल की ई बाइम रेशियो इज लेस देन दैट फॉर योर, ये अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम न्यूक्लियस की ई बाइम रेशियो इज लेस देन द ई बाइम रेशियो फॉर प्रोटॉन। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैंने तुम्हें बताया था प्रोटॉन की ई बाइम रेशियो तुम्हारी सबसे हाईएस्ट होती है फॉर एनोड रेज, नहीं तो कैथोड रेज की ई बाइम रेशियो हाईएस्ट। हाँ है ना? क्लियर हो गई ये चीज? तो मैंने बस ये इसीलिए बताया था ताकि तुम ई बाइम रेशियो को समझ सको, आसानी से निकाल सको। ये हीलियम न्यूक्लियस भी होता है, इसे हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। क्लियर गाइस? ओके। अब हमने कहा यार दोनों चीजें डिस्कवर होगी, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। बेटा उन्होंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट गैस डाल के देखी और जिसकी सबसे छोटी वैल्यू निकल के आई दैट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट एंटिटी विच इज प्रेजेंट। तो ई बाइम रेशियो जिसकी मैक्स मतलब जो सबसे छोटा पार्टिकल निकल के आया उसको उन्होंने कहा मतलब बाकी इसके मल्टीपल में आ रहे हैं। हाँ है ना? तो बेसिकली जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दे दिया। एनोड रेज में जो सबसे छोटा पार्टिकल निकल के आ रहा था उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? हाँ प्रोटॉन बोल दिया। ठीक है? तो इन एनी केस प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब आए न्यूट्रॉन्स पे। न्यूट्रॉन्स कैसे पता चला? लो न्यूट्रॉन का ना, हाँ आइडिया क्या है कि सपोजिंग हमें पता है जैसे हीलियम का मास कितना है 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन, हमने उसमें निकाल लिया प्रोटॉन कितने हैं 2, इलेक्ट्रॉन भी 2 होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है उसे हटा दो। तो टेक्निकली हीलियम का मास कितना होना चाहिए था? 2, आया 4। हाँ मतलब 2 times द मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए था, बट इट द मास इज एक्चुअली कमिंग आउट इक्वल टू 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन। अब उन्होंने चार्ज एंटिटीज दोनों देख ली कि तुम्हारा प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। इसका मतलब ये है जो नेक्स्ट पार्टिकल जिसकी वजह से मास डिफेक्ट आ रहा है 2 का, दैट मस्ट बी न्यूट्रल एंटिटी। हाँ है ना? समझ गए? किसी बच्चों को डाउट? तो आइडिया क्या है? ड्यू टू मास डिफरेंस, ड्यू टू मास डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच में बच्चों? प्रोटॉन के बीच में और मास ऑफ एटम के बीच में। ठीक है ना? ड्यू टू मास डिफरेंस बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड मास एंड मास ऑफ एटम, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। बच्चों जितना भी मैंने अभी समझाया है उसमें जानते हो गाइस काम की चीज क्या है? एक तो तुम्हारा डाल्टन के तुम्हारे लॉज, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा तुम्हें क्या पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूं, क्वेश्चन कहां से बनते हैं। या तुम्हारा डाल्टन लॉ में से आएगा, या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि ईवा एम रेशियो तुम्हारी कैथोड रेज के लिए क्या गैस पे डिपेंड करती है? बताओ मुझे। नहीं करती। कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, राइट? जो एनोड रेज है दे आर गैस डिपेंडेंट। ईवा एम रेशियो कैथोड रेज के लिए कांस्टेंट, एनोड रेज के लिए डिपेंडेंट ऑन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। और हाइड्रोजन एटम से जो हमारा एनोड रे बन रहा है वो क्या है? प्रोटॉन। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इन दिस होल स्टफ दैट आई हैव टॉट। इतना समझ में आ गया तो ये मान के चलो तुम्हें ये टॉपिक जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो समझ में आ गया। उसके बाद जितना भी मैंने जो बोला है दैट इज जस्ट होता नहीं, स्टोरी से सुना रहा हूं तुम्हें। तुम्हें स्टोरी हटा के यू हैव टू गो टू द फैक्ट्स। फैक्ट्स ये बताए दैट्स इट, उससे आगे तुम्हें जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करी। लेट अस हैव अ लुक एट द चार्ज एंड मास। चार्ज होता है नेगेटिव में इतना, मास कितना होता है बच्चों? अभी तक हमने मतलब तुमने तो पढ़ा ही नहीं मेरे से स्टोइचियोमेट्री अभी। नॉर्मली जब हम स्टोइचियोमेट्री में मास देख रहे होते हैं वो किस में देखते हैं गाइस? ग्राम में, क्योंकि हमें मोल वगैरह निकालने होते हैं। मोल हम किस में देखते हैं? ग्राम में। लेकिन गाइस यहाँ पे हम लेंगे केजी में, क्योंकि ज्यादातर हम किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए तो तुम्हारा मास केजी में होना चाहिए ना बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर में। तो नाउ नॉर्मली विल बी टेकिंग द मास इन केजी, रिमेंबर दैट। बच्चों की टेंडेंसी होती है यूनिट्स गलत ले लेंगे, आंसर गलत निकाल देंगे। ठीक है ना? वो नहीं चाहिए। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट विद अ पॉजिटिव साइन। मास होता है
-27। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 0 चार्ज, मास लगभग सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। हाँ है ना? राइट। अब आते हैं मॉडल जो उन्होंने बनाया लोगों ने, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। उस बंदे ने क्या कहा? उस बंदे ने कहा कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। with electrons embedded within the sphere। कि बेसिकली हमारे पास ये हमारा हो गया क्या? स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं इनसाइड दैट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। दैट इज व्हाट ही सेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये मॉडल फेल हो गया यार। मिला होगा, अब हमने थोड़ी ना दिया नोबेल प्राइज, ठीक है। अब आते हैं रदरफोर्ड मॉडल। बेटा मॉडल्स फेल होते जाएंगे, एक चीज याद रखना। एक बच्चे ने लास्ट क्लास में भी सवाल पूछा था, तुम भी पूछ सकते हो कि सर जब फेल्ड थ्योरी है तो व्हाई आर वी स्टडिंग इट? ठीक है, उसका मैंने एक ही बड़ा प्यारा सा आंसर दिया था कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यार ये मतलब फेल हो गया, फाइन, नहीं पढ़ने की जरूरत है, एक चीज याद रखना, तुम यहाँ पे सिर्फ एक चीज से के लिए बैठे हुए हो, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए। और एग्जाम में वो अगर फेल्ड थ्योरी पर से क्वेश्चन देंगे तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो नेवर आस्क मी कि सर ये हम फील्ड थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड फॉर इट। इसमें से जब क्वेश्चन आएंगे यू हैव टू बी एबल टू अटेम्प्ट देम। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल पे आते हैं। हाँ बेटा, हो गया है, अभी कर रहे हो नोट? हो गया? तुम तो बड़ा धीरे लिखते हो, तुम कैसे कोप अप कर रहे हो? हैंड राइटिंग तुम्हारी स्लो सी लग रही है। तुम्हारा हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमसे पूरा नोट नहीं हो पा रहा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, समझने में जरूर ध्यान देना। रदरफोर्ड बंदे ने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल उठाई, प्रीटी थिन गोल्ड फॉइल, ओके, और उसने क्या किया, उस पे हिट करे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल अभी तुम्हें पता है बच्चों क्या है? राइट। इस बंदे ने अल्फा पार्टिकल हिट करे। अल्फा पार्टिकल को हम He242+ लिख सकते हैं, इसको हम हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या इसको हीलियम डबली आयोनाइज्ड आयन लिख सकते हैं। डबली आयोनाइज्ड का मतलब है कि हमने उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए। राइट, क्लियर और नॉट बच्चों, समझ आ गया? हाँ, ओके, दिस इज गोल्ड फॉइल। जब हमने हिट किया तो देखा गया मोस्ट ऑफ देम पास स्ट्रेट थ्रू, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए, दे वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, और उससे भी कम रिवर्ट कर गए। ठीक है ना गाइस? दे रीट्रेस देयर पाथ। ये 3 चीजें देखी गई, मोस्ट ऑफ देम पास स्ट्रेट थ्रू, सम वर बेंट एट स्मॉल एंगल्स एंड सम रीबाउंडेड। ठीक है बच्चों, तो गाइस ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं मैं, ऑब्जर्वेशन, almost all of alpha particles passed undeflected। दूसरा, some alpha particles were deflected at large angles, and some of them retraced their path। very few हाँ, very few alpha particles retrace their path। retrace का मतलब है जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस चले गए। हाँ या ना? कंक्लूड क्या किया उसने? कंक्लूजन, उसने कहा ऑलमोस्ट सारे बाहर निकल गए। गाइस अगर तुम्हारे अल्फा पार्टिकल ज्यादातर निकल जाते हैं, इसका मतलब गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगा।
अगर वो भरा हुआ होता तो मोस्ट ऑफ देम वुड हैव रीट्रेस देयर पाथ. तो देयर इज द कंक्लूजन दैट द एटम इज प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी, ऑलमोस्ट खाली पड़ा है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेकिन कुछ तो टर्न करके. अब गाइस एक ऑब्वियस सी चीज है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अल्फा पार्टिकल को, राइट? कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, और जो न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल का वो रिपेल करेगा. तो बच्चों अगर ये टर्न कर रहे हैं तो यार इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, उसके अट्रैक्शन की वजह से टर्न कर नहीं रहे होंगे. तो इट इज नॉट द अट्रैक्टिव फोर्स विच इज मेकिंग देम टर्न, इट इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अनदर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल विच इज मेकिंग द अल्फा पार्टिकल टर्न. इसमें रिपल्शन हो रही है बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस. उनके रिपल्शन के कारण द इलेक्ट्रॉन इज द अल्फा पार्टिकल इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, राइट? तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, देयर इज सम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एट द सेंटर ऑफ एटम. और अगर तुम इन दोनों कंक्लूजन्स को ऐड अप कर दो तो क्या बनेगा बच्चों, कि जो सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है दैट इज एनक्लोज्ड इन अ वेरी स्मॉल रीजन. एटम ऑलमोस्ट खाली पड़ा है और हम कह रहे हैं सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दैट मींस वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बहुत छोटे वॉल्यूम ऑफ एटम में प्रेजेंट होगी. ठीक है ना गाइस? पहले और दूसरे कंक्लूजन को अगर मिला दो तो कि अल्फा जो तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिससे तुम्हारा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द एटम, राइट? थर्ड कंक्लूजन उसने क्या डाला, यार रीट्रेस कर गया. हमने अल्फा पार्टिकल की अच्छी स्पीड दे रखी थी, मतलब वो उसे उखाड़ के भी जा सकता था गोल्ड फॉइल को सपोजिंग, लेकिन उखाड़ा तो नहीं, राइट? वो तो वापस टर्न कर गया. मतलब अगर तुम ज्यादा स्पीड दे रहे हो इट शुड हैव नॉट आउट द डैम थिंग, राइट? लेकिन नहीं, उसको उखाड़ के गया, वो खुद ही टर्न कर गया वापस. इसका मतलब है दैट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज वेरी हैवी, राइट? उसको नॉकआउट करना आसान नहीं है. अल्फा पार्टिकल ही टर्न करके वापस चला गया, राइट? तो हम क्या कहेंगे कि ऑलमोस्ट इट शुड बी हैवी, ऑलमोस्ट all mass of atom is contained in the body, in the positively charged body at the center. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? सारा का सारा मास उसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कलेक्टेड है. इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स भी तुम्हारे कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ एटम पे. और उसको हमने क्या बोल दिया, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूक्लियस. ठीक है बच्चों? तो गाइस ये रदरफोर्ड ने एक मॉडल दे दिया. अब गाइस यहां पे एक फॉर्मूला यू मस्ट नो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बच्चों के इट इज 1.33 into 10 raised to the power minus 15 into 8 raised to the power 1/3 meter. This is the radius of nucleus बच्चों. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है guys? नहीं, it depends on A बेटा, atomic mass of atom. ठीक है ना बेटा? क्लियर है यहां तक? It depends on the atomic mass of atom. Fine? क्लियर है या नहीं बच्चों? Okay. फाइन, दैट्स गुड. एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों. अच्छा गाइस, रदरफोर्ड का मॉडल भी एक ने फेल करवाया. रदरफोर्ड ने बेसिकली इन तीनों को कंक्लूड करके क्या कहा, पहले मैं ये बता देता हूं. रदरफोर्ड ने पहले क्या कहा, उसने कहा इसका मतलब क्या है, देयर इज सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट द सेंटर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड दैट रीजन एंड दे मस्ट बी रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स, सो दैट अगर उनका सर्कुलर पाथ मतलब एक फिक्स पाथ नहीं है तो बेसिकली हमारा क्या हो जाना चाहिए, मतलब दे आर रिवॉल्विंग इन पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस. उसने फिक्स टर्म ही यूज नहीं करी रदरफोर्ड ने. उसने कहा कि देयर इज सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? नहीं, ये तुम्हारा रदरफोर्ड ने बोला. मैक्सवेल ने इसका लॉ फेल करा. मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज बॉडी जैसे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी चार्ज बॉडी जैसे न्यूक्लियस के अराउंड अगर सर्कुलर मोशन में जा रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन, तुम्हें पता है जो तुम्हारा सर्कुलर मोशन है दैट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ है ना?
तो उसने क्या कहा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे चार्ज पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस के अराउंड अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इट विल एमिट रेडिएशन, उसने ये बोला। करेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है, बाहर रेडिएशन एमिट कर रहा है, जो कि उसे करनी चाहिए, राइट? अगर करनी चाहिए तो इट शुड बी लूजिंग एनर्जी, हाँ है ना? अब अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो यार डोंट यू थिंक इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, हाँ है ना? एनर्जी लूज करता जा रहा है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, जो कि नहीं होता। रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाया कि कैसे नहीं हो रहा, हाउ इज इट नॉट हैपनिंग, कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं फॉल हो रहा। गुड, एंड दैट वाज नाइस कि अभी बच गया, बाद में और दिक्कत आती। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज नॉट लूजिंग एनर्जी या व्हाई इट इज नॉट एमिटिंग रेडिएशन। समझ गए बच्चों? दैट वाज द डाउनफॉल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बोर्ड ने इसका मॉडल को सही किया, उसने है ना कमाल की चीज क्या कही, उसने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन शुड एमिट रेडिएशन, राइट? उसने एक सिंपल सी स्टेटमेंट क्या बोली, जिसका उसने कोई खास बेसिस भी नहीं दिया। उसने कहा कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन उनमें घूम रहा है ना इट विल नॉट एमिट रेडिएशन, लेकिन बाई चांस तुम उसे कहीं और घुमाने की कोशिश करोगे तो इट विल लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द लोअर ऑर्बिट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? राइट, दैट इज व्हाट ही सेड, कि उसने एक फिक्स्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लेके आ गया, तभी मैंने यहां से फिक्स हटाया था कि इट ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स, के उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा, और बाकी अगर तुम कहीं और घुमाना चाहोगे तो इट विल लूज या रेडिएट एनर्जी एंड इट विल फॉल इनटू द लोअर ऑर्बिट। समझ गए? गुड। एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, होल्ड ऑन, लेट मी राइट द क्वेश्चन डाउन। बच्चों क्वेश्चन पढ़ा है नहीं पढ़ा? उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बिटवीन एनोड एंड कैथोड इन कैथोड रे ट्यूब इज वी वोल्ट। बेसिकली उसने इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने ऊपर देखा था उसमें वो कह रहे हैं कि दिस इज वी वोल्ट, ठीक है ना? वे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कि हाउ दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज बीन अप्लाइड। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा नहीं होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, किसकी तरफ मूव करेगा बच्चों? एनोड की तरफ, उसकी स्पीड बढ़ती आएगी, राइट? तो बेसिकली इनिशियली उसका हम मान के चल रहे इट वाज नॉट, मतलब उसमें था एटम में, अब वो बाहर निकल के इट हैज स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द एनोड बच्चों। तो कैन वी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एंड, राइट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन वी से इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, हाँ है ना? जो तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी है दैट विल रिजल्ट इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि बाहर निकल के एनोड की तरफ जा रहा है। समझ गए बच्चों? गुड। तो हम कहेंगे यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कितनी सप्लाई करी, वी विल से गाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल, हाँ है ना बच्चों? बोलो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फॉर द टाइम बिंग क्या मान लो, ई, ठीक है बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या मान लो, ई। हमें पता है ई की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? तो कैन वी से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, पोटेंशियल हमने कितना लगाया था, वी वोल्ट। तो कैन वी से हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन वी से इट विल बी इक्वल टू ईवी, हाँ है ना? तो क्या हम यहां से v को देख सकते हैं, v विल बी 2ev बाय m का रूट, हाँ है ना? तो बेसिकली हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन v, योर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v बच्चों, हाँ या ना? दिस इज हाउ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ? गुड, दिस मच इज डन। नाउ लेट अस गो ऑन टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज अगेन फिजिक्स गाइस। हम कहेंगे कूलम्स लॉ क्या बताता है हमें, कूलम्स लॉ में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द, होल्ड ऑन गाइस, q1 q2 दे आर सेपरेटेड बाय सम r डिस्टेंस। गाइस हमारे पास दो चार्ज एंटिटीज हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं हैविंग चार्ज q1 एंड q2। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स? वो फोर्स कितना होगा बच्चों?
that is given by the formula K Q1 Q2 by R square. This is the force acting between the two charged particles. K is a constant, guys. K is a constant जिसको हम लिखते हैं 1/4 pi epsilon naught. That is K, and it has got a fixed value 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Epsilon naught. Epsilon is like this. Epsilon naught. ठीक है बच्चों? That is the value of K. It is fixed, right? Into Q1 into Q2 by R square. That is the force acting between two charged particles, बच्चों. 1/4 pi epsilon naught. ठीक है बेटा? It has got a fixed value. This is the force acting between two particles. यहां पे जो हम Q1 Q2 लेते हैं ना बेटा, उसका हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं. क्योंकि गाइस चार्ज अगर हमसे एक पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है, एक नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है, तो उनके बीच में हम Q1 Q2 दो हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमें पता है उनके बीच में अट्रैक्शन ही होगा, राइट? तो देयर इज नो पॉइंट Q1 Q2 में से प्लस माइनस साइन लगाने का. हमें पता है कि वो अट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो हम बेसिकली आइडिया ये है कि Q1 Q2 का हम मैग्नीट्यूड देख रहे होते हैं, वी डोंट लुक एट द साइन. समझ गए बच्चों? क्लियर है? यहां तक नहीं आया बेटा? ये जो Q1 Q2 है, इसमें हम बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करेंगे कि सपोजिंग इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो उसका हम जो Q1 लेंगे इट विल बी सिंपली 1.6 इंटू 10⁻⁹. हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड उठाएंगे, विल नॉट लुक एट द साइन. फैक्ट टू लर्न है, ऐसे मान के चलो. ठीक है? अब गाइस ज्यादातर जो हम एटम में पढ़ेंगे, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तुम्हारे क्या है बच्चों? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में तुम कहोगे यार हाइड्रोजन एटम होता है, हाँ है ना? और तो तुम्हें कोई पता ही नहीं, राइट? एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सिर्फ हाइड्रोजन में होता है, राइट? लेकिन हम कहेंगे हमने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम कटायन ना बनाओ, बना दो. He में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो. He क्या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हटाते क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन. या फिर यू कैन ऑल्सो टेक Li2+ और यू कैन ऑल्सो टेक B3+ एंड सो ऑन. समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो बेसिकली इनके लिए हमारा लेट अस फाइंड आउट, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस है दैट पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट. हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो आइडिया क्या है बच्चों? हम कहेंगे सपोजिंग हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में वी कैन हैव एनीथिंग, He प्लस Li2 प्लस B3+, ये ले सकते हैं, राइट? तो सपोजिंग हमारे पास Z इज द एटॉमिक नंबर, राइट? तो कैन वी से Z विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? क्लियर है बच्चों? तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हुआ? जो तुम्हारा न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में प्रेजेंट, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं है, राइट? जो भी चार्ज है दैट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है Z. Let us assume E as the magnitude of charge on proton. तो can we say Z will be the charge on nucleus? फिर से समझो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही हमारा प्रोटॉन पे होता है मैग्नीट्यूड की टर्म्स में देखा जाए तो. यहाँ पे जो मैं E ले रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट, राइट? तो गाइज यहाँ पे इन द न्यूक्लियस Z are the number of protons and each proton has got charge E. So that is the first charged body. दूसरी चार्ज बॉडी क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन. हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? -C. ये बात अलग है, जब हम फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो ZE और E ही लिखेंगे. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो नेगेटिव साइन है दैट इज बेसिकली टेलिंग अस कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो तुम्हारा न्यूक्लियस पे ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे -C चार्ज है. हाँ है ना? राइट. तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग गाइस, बताओ मुझे? इट विल बी K. Q1 क्या है बेटा? ZE. Q2 क्या है? E, मतलब हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बाय R स्क्वायर. तो बेसिकली KZE² by R square. This is the force acting between the nucleus and an electron revolving in outer orbit. समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ. गुड. ये जो हम माइनस और पॉजिटिव दिखा रहा है दैट इज जस्ट टेलिंग अस कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है. सपोजिंग दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों पे पॉजिटिव होता है, हम कहते हैं फोर्स की वैल्यू यही रहेगी, बट इट इज गोइंग टू बी रिपल्सिव. समझ में आया नहीं आया बच्चों? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? ओके.
अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं पूरा, पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी इज के Q1 Q2 बाय R। अंडरस्टैंड करो गाइस, यहां पे जो हम Q1 Q2 ले रहे हैं, वी आर टेकिंग विद साइन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट, क्लियर है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टू चार्ज्ड एंटिटीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब बच्चों एक और चीज, वी हैव गॉट अ न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इसको पहले मैं लिख देता हूं, इट इज द काइनेटिक एनर्जी acquired by electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। गाइस हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड, हाँ है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, हाँ है ना? तो उसमें हम क्या करते थे? चार्ज इनटू पोटेंशियल, हाँ है ना? राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि हमने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो कैन वी से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना लगा रखा है बेटा? 1 वोल्ट। तो कैन वी से इट विल बी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दिस वाज द चार्ज एंड व्हाट वाज द पोटेंशियल? 1 वोल्ट। तो गाइस ये वैल्यू हमारी आती है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है गाइस? This is the kinetic energy acquired by electron when it is accelerated through potential difference of 1 volt। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे मान के चलो, क्रक्स ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी रिटन एज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी रिटन एज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच इट इज एक्सेलरेटेड। 1 वोल्ट के थ्रू हमने एक्सेलरेट किया, और इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों? समथिंग यू हैव गॉट टू लर्न। अगर तुमने फॉर्मूला रट लिया तो दिस थिंग डजंट नीड टू बी लर्न। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑल्दो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी कि इट इज अ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। क्या कह रहे हो बेटा? कुछ कह रहे थे? अच्छा ठीक है, फाइन। तो गाइस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट। बच्चों क्वेश्चन पढ़ा? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है हमारे पास ये कॉपर एटम का न्यूक्लियस है, हमने एक अल्फा पार्टिकल को भेजा इसके पास। गाइस अल्फा पार्टिकल क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड। कॉपर न्यूक्लियस क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड। रिपेल करेंगे नहीं करेंगे? तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डू यू रियलाइज ये आगे जा रहा है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इसकी स्पीड कम होती जाएगी एंड देन इट विल गो बैक, हाँ है ना बच्चों? हमें दे रखा है ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन देम, ये कितना दे रखा है बच्चों? मीटर। हमें पूछा गया है विद व्हाट वेलोसिटी वी थ्रू द अल्फा पार्टिकल, हाँ है ना? 13 बेटा, इट्स 13। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? हाँ पॉजिटिव है, मैंने ये तो बोला था पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तभी रिपेल कर रहे हो एंड इट इज टर्निंग बैक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, हाँ है ना? ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, बोला था इलेक्ट्रॉन बोल दिया था गलती से, अल्फा पार्टिकल बोला था ना, कि अल्फा पार्टिकल की जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी
इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, है ना। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv², एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, राइट। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, के Q1, कॉपर का बेटा। पहले एक काम करते हैं, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, राइट। हमें पता है कि 1.6, मतलब यहाँ पे E को ऐसे मत मान के चलना -1.6 इंटू 10⁻⁹ इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाँ है ना। मतलब E पे यहाँ पे हम वैल्यू -1.6 नहीं लेंगे, हम तो बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁹ उठाएंगे। इज टेलिंग अस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट। तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, तो इस एंटिटी पे क्या चार्ज होगा, 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव साइन। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 29 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। के Q1 Q2 बाय R, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये बता दो। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था बच्चों, एक काम करो, इसके अंदर वैल्यूज डाल दो, बस वैल्यूज डाल दो, आई विल बी हैप्पी। ध्यान रखना हाफ mv² में m हैज गॉट टू बी द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इन kg। निकाल के देखो, एक्सप्रेशन डालो बच्चों, एक्सप्रेशन में वैल्यूज डालो, हर एक की डाल देना, k की वैल्यू भी तुम्हें पता है, निकाल के डालो। सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए, सॉल्व मत करने बैठ जाना। एंड डोंट लुक एट द स्क्रीन गाइस प्लीज। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे हाफ mv² में, या इधर ही कर दूंगा, इतनी मेहनत कौन करे। हुआ नहीं हुआ बच्चों, ना बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक्सप्रेशन में वैल्यूज चाहिए मुझे। ऑल आई नीड इज द एक्सप्रेशन। यहां पे हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किया है फाइनली, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। हाँ बताना एक्सप्रेशन। हाँ हाँ हाँ, ये v², अच्छा इजिकल टू, और v कहाँ गया तुम्हारा, v लिखा हुआ है ना कहीं, हाफ mv², v तो निकालना है बेटा। हाँ, और तुमने डिनोमिनेटर में जो r था उसको लेफ्ट साइड में ले गए, है ना, ठीक है, फेयर ना। बच्चों एक्सप्रेशन समझ में आया, हर कितने बच्चों का बना, नए में से किसी का बना या नहीं बना, नहीं वो करने की जरूरत नहीं, मुझे बस वैसे ही चाहिए था। दिस वाज द एक्सप्रेशन दैट आई वांटेड यू टू गेट। समझ में आ गया बच्चों, गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, समथिंग यू नीड टू नो, वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻15। तुम देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी वेरी मच मोर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है या नहीं यहाँ तक। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की रेशियो। अगर हमें रेडियस ऑफ एटम टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की रेशियो चाहिए तो क्या करोगे, दोनों की जगह 4/3 πr³ डाल दोगे नहीं डाल दोगे बच्चों। सो डू यू रियलाइज यू विल हैव रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब इज 10⁻15, हाँ है ना। 4/3 पाई तो कट ही गया दोनों में से। तो गाइस हमारा रेडियस ऑफ एटम टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा बच्चों, इट विल बी 10⁻5। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों। यहां पे हम देख रहे हैं रेडियस ऑफ एटम टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की रेशियो, हाँ या ना, गुड। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू हैव गॉट टू नो। टर्म्स
आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? सेम एटॉमिक नंबर, एग्जाम्पल, करेक्ट, कार्बन 6 12 6 14, राइट? राइट बच्चों। एक और एग्जाम्पल लो क्लोरीन का, 1735 एंड 1737। आइसोबार्स पे आते बच्चों। आइसोबार्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, ठीक है बच्चों, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर लेटर्स से। फाइन, एग्जाम्पल लेते हैं C614 एंड N714, ठीक है बच्चों। या फिर क्या नहीं लगाया बेटा? ओ अरे यार, मैं वो डिलीट करता ना तब हट गया होगा। कैल्शियम 2040 एंड आर्गन 1840, ठीक है गाइस। आइसोटोन्स पे आते हैं। दे हैव गॉट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यार न्यूट्रॉन्स, हाँ बेटा बोलो। हाँ बिल्कुल बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, करेक्ट, दे आर आइसोटोप्स, बिल्कुल। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आइसोटोन्स। यार सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इज जस्ट प्रोटॉन्स। मतलब मास माइनस नंबर कर देंगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। प्रोटॉन्स हो गए एटॉमिक नंबर, और मास नंबर हो गया तुम्हारा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बेसिकली हम कहेंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब है ए माइनस जेड वैल्यू सेम, हाँ या ना? अभी एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। O816 एंड C614। गैस तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस करके, हाँ है ना? ऊपर है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, नीचे है प्रोटॉन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों में सेम आएंगे, दे आर गोइंग टू कम आउट इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, किसी बच्चों कोई डाउट यहां तक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बच्चों? स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यार अभी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे थे, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? हाइड्रोजन He प्लस, Li2 प्लस, B3 प्लस, व्हाट आर दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे ऑल हैव गॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम बेटा कुछ कह रहे थे? ओके, जैसे Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। फाइन बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? आइसोस्टर्स पे आते हैं। दे आर स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, या स्पीशीज भी लिख दूं मैं, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आइसोस्टर्स, ISOSTERS, एग्जाम्पल CO एंड N2। बेटा CO में कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2। N2 में कितने प्रेजेंट है? 2। हम कहेंगे दोनों के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। इसके आगे 6 प्लस 8, इसके 7 प्लस 7, दोनों के 14 आ रहे नहीं आ रहे? सो दीज आर आइसोस्टर्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं, आइसो diaphers. These are elements having
same difference of protons and neutrons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए. बेसिकली हम कहेंगे प्रोटॉन, ऐसे मान के चलो न्यूट्रॉन क्या होता था, a माइनस जेड. हाँ है ना, a माइनस जेड वॉज योर न्यूट्रॉन्स. उसमें से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दो, अगेन सब्ट्रैक्ट कर दो z. तो बेसिकली a माइनस 2z वैल्यू विल बी सेम दोनों के लिए. अगर दो आइसो डायफर्स हैं तो उनके लिए a माइनस 2z की वैल्यू विल बी सेम. a माइनस जेड क्या देता है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उसमें से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दो. बेसिकली a माइनस 2z वैल्यू विल बी सेम फॉर आइसो डायफर्स. एग्जाम्पल देखते हैं, C612 या N714 या O816. ये इन सब में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, दूसरे वाले में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तीसरे वाले में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन. सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0. सो दे आर आइसोडायफर्स. अब बच्चों दो ऐसी चीजें जो अभी तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी क्योंकि तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं किया है. बता रहा हूं, बस बार बार रिपीट होएगा. अभी रिपीट होगा, बॉन्डिंग में रिपीट होगा, 12th में रिपीट होगा, होता जाएगा. पैरामैग्नेटिक, दे आर दोज स्पीशीज having non-zero unpaired electrons. बच्चियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता नहीं. ठीक है बच्चों, तो बस अभी याद कर लो. हाँ बेटा, ये इसको यार इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में क्यों लिख रहा हूं. लेट मी सिंप्लीफाई दिस सेंटेंस. इलेक्ट्रॉन्स हैविंग, सॉरी, स्पीशीज हैविंग unpaired electrons. That is easy. Good. Having unpaired electrons. हो सकता है एक अनपेयर्ड हो सकता है दो हो सकता है तीन हो. अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों. एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, O2, Cr3+. मैं ये बताऊंगा कि कौन से स्पीशीज हैं हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये बताऊंगा मैं. हाउ टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है. Cr3+, Mn2+. वो आते हैं डायामैग्नेटिक पे. डायामैग्नेटिक आर स्पीशीज हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लेट अस से उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास नहीं है. समझ आया नहीं आया गाइस? गुड. अब बच्चों ध्यान से समझो, वी आर डन विद दिस टॉपिक, मतलब ये वाला खत्म हो चुका है. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हम क्या कहेंगे बच्चों कि जो हमारी रेडिएशन है ना, लाइट रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे आर वेव. हमने क्या बोला, दे आर वेव्स. अब अगर वेव है, दे मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. थोड़ा बहुत आइडिया ही नहीं है बच्चों, राइट? तो लेट अस टॉक अबाउट रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. बेटा ये जो लाइट जल रही है ना, दैट इज, उससे जो रेडिएशन आ रही है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अच्छा, डायमैग्नेटिक के एग्जांपल, मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आए. बेटा डायमैग्नेटिक के भी हम ले सकते हैं, इनर्ट गैसेस तुम्हारी डायमैग्नेटिक. हैप्पी? they have got zero unpaired electrons. Fine. So let us talk about electromagnetic radiations. हाँ बेटा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. नहीं, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायमैग्नेटिक. स्टेबल को तुम इनर्ट से रिलेट कर रहे हो. देयर आर अदर स्पीशीज आल्सो जो कि डायमैग्नेटिक है. आई जस्ट टुक अ ब्रॉड एग्जांपल जो कि तुम आसानी से समझ सको. आइडिया क्या है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम उन्हें स्टेबल और अनस्टेबल से मत अकाउंट फॉर करो. ठीक है, आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे. हम कहेंगे भाई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर वेव तो दे मस्ट बी हैविंग सम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. बच्चों हाँ है ना? ओके गुड. तो हमने कहा यार पहली चीज, फ्रीक्वेंसी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेट अस अरेंज द रेडिएशंस. फ्रीक्वेंसी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेट अस अरेंज द रेडिएशंस दैट वी हैव गॉट. तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की.
उससे कम फ्रीक्वेंसी होती है एक्स रेज की, उससे कम होती है तुम्हारी यूवी रेज की। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं गाइस इसमें, नहीं बेटा, I might have changed the order but nothing else. That is the order that you have. समझ गए बच्चों? गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एक्स रेज की उससे कम, यूवी की उससे कम, विजिबल की उससे कम, इंफ्रारेड की उससे कम। फ्रीक्वेंसी की बात करें माइक्रो एंड देन रेडियो। समझ गए बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चों? राइट। अब बच्चों विजिबल लाइट में तो यार बहुत सारी होती है, मतलब रेनबो वाले कलर्स, VIBGYOR, राइट, विवर। तो दिस इज योर वॉलेट एंड दिस इज योर रेड एंड। समझ गए बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ बेटा बोलो। मतलब आइडिया क्या है, वॉलेट लाइट की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एज कंपेयर टू रेड लाइट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अभी वेवलेंथ हमने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी मैं वेवलेंथ बता दूं, ठीक है गाइस? वॉलेट, सॉरी VIGYOR, ये जो हमारा विजिबल लाइट है इसमें वॉलेट एंड का वेवलेंथ इज 3800 एंगस्ट्रॉम। अभी तुमने वेवलेंथ ज्यादा पढ़ा नहीं है बट स्टिल रेड एंड की वेवलेंथ होती है 7600 एंगस्ट्रॉम। गैस वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज रिमेंबर इट। समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ अभी तुमने पढ़ा नहीं है, विल रीड अबाउट इट इन जस्ट अ मिनट। क्या? एंगस्ट्रॉम, दैट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 एंगस्ट्रॉम, इधर लिख देता हूं, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फाइन, गुड। अब बच्चों आते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? डिनोटेड बाय सिंबल न्यू। न्यू इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड। टी इज योर टाइम पीरियड बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ योर, बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ द वेव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टाइम पीरियड होता क्या है बाय द वे? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं वेव का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है बच्चों? एंड दिस इज कॉल्ड अ वन कंप्लीट वेव, वन कंप्लीट वेव। तो time taken to complete one complete wave, time taken to complete one wave is time period, and 1 by time period is frequency guys। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। हाँ बेटा, ये क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। समझिए बेटा? दीज टू आर द, नीचे वाला है, दीज आर द ट्रफ्स। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट? राइट। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड एंड दिस इज वन कंप्लीट वेव जो मैंने दिखा रखा है। फाइन बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट होना तो नीचे वैसे। ओके, तो बच्चों ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी पार्ट इज डन। वेवलेंथ मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। ठीक है बच्चों? राइट, वी आर डन विद दिस पार्ट। अब आते हैं बच्चों एक समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम कह सकते हैं स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस बाय टाइम। कैन वी राइट दिस डाउन एज लैम्डा बाय टी? हाँ या ना? कि लैम्डा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इन टी टाइम, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। सो कैन आई राइट दिस डाउन एज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी? बच्चों 1 बाय टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिख दो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या? C इज इक्वल टू, ये 1 में हटा देता हूं, यहाँ पे जो लिखा है स्पीड, स्पीड ऑफ दैट रेडिएशन, जो कि हमारा वैक्यूम में क्या होती है? फिक्स्ड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ है ना बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों?
दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट रेडिएशन लेट अस से, जो कि हमारी फिक्स है 3 × 10⁸ इन वैक्यूम। फाइन बच्चों, स्पीड ऑफ रेडिएशन। तो गाइज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, C = लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। ओके गाइज, तो डू यू रियलाइज ओवर हियर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? हाँ है ना? समझ आया नहीं आया? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी? वो जो अभी हमने देखा था, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एंटायर रेंज। इन सब में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी? रेडियो वेव्स की, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। और गामा रेज की तुम्हारी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम। वेरी नाइस, दैट्स नाइस। क्लियर बच्चों? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न इट। ओके गाइस, सिंपल है, अगर ना भी याद करना चाहोगे याद हो जाएगा। इतने क्वेश्चन करोगे यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर इट। दैट पार्ट इज डन। ओके, दूसरी चीज बच्चों, पहले एक काम करता हूं, बिफोर आई गो ऑन टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन, लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट यूनिट्स दैट वी हैव गॉट। एक तुम देख चुके हो डिस्टेंस की, एंगस्ट्रॉम। एक होता है नैनोमीटर विच इज 10⁻⁻9 मीटर। एक होता है तुम्हारा पिकोमीटर विच इज 10⁻⁻12 मीटर। आई थिंक वी आर डन विद द यूनिट्स। ठीक है बच्चों? मीटर को सेंटीमीटर में तो कर सकते हो, राइट? ओके गुड। अब आते हैं बच्चों समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एनर्जी ऑफ रेडिएशन। Energy is directly proportional to frequency. Energy of radiation is directly proportional to frequency of radiation. बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है बच्चों? गामा रेज की, करेक्ट। और वॉयलेट और रेड में किसकी ज्यादा होगी? वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ या ना? इसके भी चिंता मत करो, इसको हम फिर से करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ये बस मैंने लिख दिया है, इसको ज्यादा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, बट नॉट राइट नाउ, गिव मी सम टाइम। लेट अस गो ऑन टू वेव नंबर बच्चों। वेव नंबर which is denoted by this symbol. वेव नंबर क्या होता है बच्चों? इट इज नथिंग बट 1/λ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ। ओके, दैट्स नाइस। हाँ, तो अब हमें क्या करना था बच्चों? अब हमें करना था जो मैं अभी तुम्हें एनर्जी का बता रहा था ना, उस पे आओ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है गाइज? यहां से मतलब थोड़े बहुत हमने फॉर्मूले करे, लेकिन अब उनका एप्लीकेशन यहां से स्टार्ट होने वाला है। मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तुम देख सकते हो, लिविंग असाइड द थ्योरी क्वेश्चन। न्यूमेरिकल यहां से बनने शुरू होंगे। हमने कहा यार लाइट पड़ रही है हमारे ऊपर, राइट? तो लाइट इज गिविंग अस एनर्जी, लगता नहीं है, देती है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लाइट में से, मतलब लाइट जब हिट करी है हमारे पास, हमारे को कुछ एनर्जी मिल रही है, राइट? हम कहेंगे ये एनर्जी कैसे मिल रही है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि अगर हम 10 मिनट तक लाइट में बैठे हुए हैं तो हमारे को एनर्जी मिली, कितनी एनर्जी मिली? वी नीड अ वे टू फाइंड दैट एनर्जी। तो लोगों ने क्या कहा, यार लाइट ऑल्दो इट इज अ वेव, लेकिन उसकी जो एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। उसकी जो एनर्जी हमारे को मिल रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। से अगर हम कहेंगे 10 पैकेट हमारे सिर पे आके गिरे तो हमें 10 पैकेट्स की एनर्जी देख लो, दैट वी हैव एक्वायर्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो उन्होंने बस ये कहा कि जो एनर्जी है दैट इज कमिंग टू अस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। उन पैकेट्स को नाम दे दिया हमने फोटोन या क्वांटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें बोला जाता है फोटोन या क्वांटा। और एक फोटोन अगर या क्वांटा की अगर हमें एनर्जी पता चल जाती है तो हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। जैसे 20 पैकेट हमारे ऊपर आके, तो हम 20 इंटू द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन विल गिव अस द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अस। समझ गए बच्चों? तो वही चीज मैं लिखने वाला हूं, इसको अभी ये मैं लिखूंगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलिए स्टार्ट। ओके, तो बच्चों इन्होंने क्या कहा, एनर्जी इज ऑलवेज emitted या absorbed in form
of discrete packets of energy called photon या क्वांटा। ओके, क्लियर है बच्चों? अब हमें यह भी बताया एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ लेट अस से फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अभी हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था बच्चों? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली क्या निकल के आया? h इंटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी पर फोटोन इज गिवन एज h इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर और नॉट बच्चों? इसी समझ आ रही नहीं आ रही है? h इंटू फ्रीक्वेंसी वेयर h इज अ कांस्टेंट known as Planck's constant. It has got a fixed value बच्चों। क्या वैल्यू है गाइस? 6.63 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों, हाँ या ना? फॉर्मूला ये। लेकिन गाइस ज्यादातर हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन नहीं देंगे, वो देंगे वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। हमें पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को कैसे रिलेट करते हैं? h इज अ कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, हम कहेंगे एनर्जी क्या होता? h इंटू फ्रीक्वेंसी, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू है। इंटू फ्रीक्वेंसी कर सकते हो। हमने कहा फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए हमें, ज्यादातर हमें क्वेश्चन में क्या देंगे? वो वेवलेंथ। तो गाइस ये काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ की टर्म्स में लिख देते हैं। तुम्हें याद है c वाज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, हाँ है ना? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? c बाय लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी गिवन एज hc बाय लैम्डा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड, फाइन। c हमारा कांस्टेंट है। c कितना है? 3 इंटू 10⁸ h भी कांस्टेंट है। लैम्डा इज डिपेंड्स कि कौन सी हमें रेडिएशन दे रखी है, हाँ या ना? गुड। अच्छा मुझे एक काम की चीज बता देता हूं। जो तुम्हारा जब हम मीडियम चेंज करते हैं, से अभी हमारा लाइट इज इन वैक्यूम, से हम किसी और मीडियम के थ्रू हम भेज रहे हैं, आइडिया क्या है बच्चों? तुम्हारा स्पीड चेंज होती है इन डिफरेंट मीडियम, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। जस्ट समथिंग यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड। ओके, वी आर डन विद दिस, फाइन। ये हमारा एनर्जी का रिलेशन है। ओके राइट। अच्छा एक चीज और बच्चों, यहां पे मैं इसको 1 बाय लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ गाइस? hc इंटू वेव नंबर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? गुड, वी कैन राइट दिस डाउन लाइक दिस ओनली, दिस आल्सो। अब बच्चों hc जो है ना, इट्स बेटर टू लर्न इट्स वैल्यू। एक बार करके देखोगे समझ जाओगे। h की वैल्यू थी 6.63 इंटू 10⁻⁻34। c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8। इट कम्स आउट इक्वल टू 19.89 इंटू 10⁻⁻26। हम कहेंगे 19.89 को रफली क्या कर दो? 20। So it is nothing but 20 into 10⁻⁻26। कन्वीनियंट है बच्चों। मतलब कई बार बच्चों को लगता है सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? यू कैन रियलाइज एचसी की वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी आ रही है, इट कैन इजीली बी सॉल्व। लैम्डा से तो डिवाइड करना है टू गेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। गाइस ये जो एनर्जी है किसकी है? फोटोन की। वन पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम। अगर n फोटॉन्स टकरा रहे हैं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? n इंटू hc बाय लैम्डा। क्लियर और नॉट गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बोलो। दैट्स नाइस। एक क्वेश्चन करें। A light source has a 200 watt light source emits radiation of wavelength 5000 angstrom. How many photons are emitted per minute? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। भाई उसने कह रखा है 200 वॉट का लाइट सोर्स है, मतलब 200 जूल एनर्जी वो बाहर फेंक रहा है पर सेकंड, हाँ है ना? वॉट तो ये कहता है कि तुम्हारा 200 जूल एनर्जी फेंक रहा है वो बाहर पर सेकंड। तो यार एक मिनट में उसने वो पूछा है ना नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर मिनट, तो एक मिनट में कितनी भेजेगा? 200 इंटू 60, हाँ है ना? गुड।
इतनी एनर्जी वो फेंकेगा। नाउ गाइस ये जो उसने एनर्जी फेंकी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट? सो कैन आई इक्वेट इट टू nhc by lambda? हाँ है ना बच्चों? where n are the number of photons emitted per minute, clear or not guys? तो हम क्या करेंगे, n into hc which is this by lambda, किस में लोगे बच्चों? एंगस्ट्रॉम में लोगे, मीटर में लोगे? मीटर में लेंगे गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो तुम्हारा c है वो किस में? मीटर पर सेकंड में, राइट? सो योर lambda will also be in meter, तो 5000 into 10 is to the power minus 10. I don't think इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें दिक्कत आनी चाहिए। You can easily calculate it guys, it's not difficult at all. हाँ या ना? Okay, that's nice, good. एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। गाइस क्वेश्चन में पता नहीं क्या बोल रहा है, पहली बात समझ नहीं आ रहा होता बच्चों को। ये कह रहा है जितनी भी एब्जॉर्ब करी उसका 50% उसने एमिट किया, ठीक है? एब्जॉर्ब्ड की वेवलेंथ ये थी, एमिटेड की वो पूछ रहा है, मतलब ऑब्वियसली बात है एक्स के टर्म्स में ही पूछ रहा होगा क्योंकि एक्स भी नहीं दे रखा, तो ही इज आस्किंग द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। एक्सप्रेशन लिखता हूं सीधा, समझ से आना। hc by x, ये क्या है बच्चों? एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, राइट? उसने कहा है ये जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दे आर एब्जॉर्ब टू एमिटेड आर इन द रेशियो 1:2। हाँ है ना? मतलब अगर एक फोटोन या एक क्वांटा एब्जॉर्ब हो रहा है तो दो क्वांटा एमिट हो रहे हैं, हाँ है ना? तो अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं मान के चल रहा हूं इसका एक एमिट हुआ, इसके दो एमिट हुए, रेशियो है तो यार कटना तो है ही। तो लेट अस अज्यूम जो एमिट हुआ, जो एब्जॉर्ब हुआ वो एक हुआ और जो एमिट हुए वो दो है। गाइस ये क्या दे रहा है मुझे? टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब, हाँ है ना बच्चे? क्लियर है गाइस? दिस वाज योर एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन जो कि हमें दे रखा है एब्जॉर्ब हुए। दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बच्चों। इसका 50% इज द एनर्जी एमिटेड, तो इंटू 50/100 कर दूं, हाँ है ना? बोलो बच्चों। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो मतलब दिस इज द एनर्जी एमिटेड, हाँ है ना बच्चों? नो दिस इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 photons. So can I write this down as 2 into hc by lambda, where lambda is the wavelength of the emitted photons. और lambda आ जाएगा इसकी टर्म्स में, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों बताओ? गुड, क्या आएगा lambda? 4x। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? गुड, दैट इज व्हाट वी नीड। ओके गाइस, एक चीज और बच्चों, यार एक्स एंगस्ट्रॉम में शुडंट वी हैव कन्वर्टेड इट टू मीटर? हम कहेंगे भाई दोनों तरफ मीटर में ही तो कन्वर्ट करोगे, तो फायदा क्या हुआ? कटनी है वो रेशो, तो एंगस्ट्रॉम में ही रखो, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड, दैट्स नाइस। और तो यार देखो और क्वेश्चंस करवा सकते हैं लेकिन मोर और लेस आसान ही है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, लेट अस से वन मोर क्वेश्चन कैन बी डन। ओके होल्ड ऑन। बच्चों क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा? उसने वेवलेंथ लैम्डा का फोटोन एब्जॉर्ब करा और फिर उसने सेम एनर्जी एमिट करी इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटॉन्स, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 वेवलेंथ के। व्हाट इज लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2? बताओ बच्चों, एक्सप्रेशन लिखो, लिख के देखो, निकाल लोगे। जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी वही एनर्जी उसने एमिट करी। एब्जॉर्ब करी एक फोटोन से और एमिट करी 2 फोटॉन्स की फॉर्म में। एनर्जी ई इनिशियल इज इक्वल टू, मतलब ई एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, वेयर E1 एंड E2 आर द एनर्जी एमिटेड, हाँ है ना? एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, इट इज hc by लैम्डा। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। ओके, एक काम करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं, सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूं। एक्सप्रेशन लिखूंगा आंसर आ जाएगा। हम कहेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी है, कोई बताएगा मुझे? फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का? hc by लैम्डा। तो हम कह सकते हैं hc by लैम्डा इज द एनर्जी एब्जॉर्ब। इट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटॉन्स, E1 प्लस E2। एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन क्या आएगा बच्चों जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है? बताओ। hc by लैम्डा 1। दूसरी की एनर्जी क्या होगी? खत्म क्वेश्चन, और क्या करना था? दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड, दैट्स ऑल दैट वी हैड टू डू। मैं कह रहा हूं गाइस, इनिशियली क्वेश्चंस नहीं होंगे चाहे मैं कितना ही तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूं, अनलेस यू डू क्वेश्चंस ऑन योर ओन, ठीक है ना?
मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए, कुछ तुमने करे, देन यू रियलाइज अच्छा यार इसका फॉर्मूले का एप्लीकेशन ऐसे होता था। अभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट द पॉइंट इज एकदम से लैंग्वेज पढ़ के नहीं समझ आता ये क्या कहना चाह रहा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन अपने साथ करवाता हूं तुम्हें। ठीक है गाइस, और तो मैं देख रहा हूँ कि कोई और भी करवाने की जरूरत है क्या मुझे, नहीं। अब हाँ बेटा कट जाएगा ना बेटा, यहाँ से एच कॉमन लेंगे, इट विल बी 1/λ1 + 1/λ2। हाँ फिर हमने काट दिया एच को। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? दैट्स नाइस। ओके ये तो हो गया। एक चीज बच्चों, यार हमने एनर्जी ऑफ फोटोन किस टर्म से निकाली थी बताओ? इट वाज hc/λ। यार इससे आंसर किस में आ रहा था? जूल में, जूल में आ रहा था ना। यार ये जो एनर्जी है इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे भाई एक काम करो, डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁹ से, राइट? तो हमारा आंसर आता है 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ये तुम्हारा आंसर किसमें देगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी ऑफ फोटोन ही दे रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन जूल इट इज गिविंग अस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद करने की जरूरत है। लैम्डा नैनोमीटर में लेना है। ज्यादा क्वेश्चन में जो लैम्डा दे रखा होगा वो किसमें दे रखा होगा? एंगस्ट्रॉम में। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू नैनोमीटर, हाँ या ना? गुड। अच्छा बच्चों, समटाइम्स यू एनकाउंटर द टर्म मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन? पहली चीज यार, मोनोक्रोमैटिक इज नॉट अ वर्ड जिसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने वाला है तुम्हारे क्वेश्चन में। ये जो मैं बता रहा हूं इट इज ओनली टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी कि सर मोनोक्रोमैटिक लिखा था, वो क्यों लिखा था? अदरवाइज यू डोंट नीड दैट। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है दीज आर रेडिएशंस ऑफ सिंगल वेवलेंथ। एक ही वेवलेंथ की अगर रेडिएशन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? मतलब जितनी भी तुम्हारे फोटोन है उन सबकी वेवलेंथ सेम है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म, ऊपर देखो यहाँ पे emits radiation of wavelength this, they could have also said emits monochromatic radiation of wavelength this। तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ मोनोक्रोमैटिक वर्ड का तुम्हारे लिए कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, बट दे कुड हैव यूज्ड द टर्म मोनोक्रोमैटिक ओवर हियर। समझ में आया नहीं आया गाइस? जहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट बोलो भाई। ओके, अब बच्चों एक टॉपिक हमारा और बच गया, उस पर ध्यान दो, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों देखो, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव नेचर of radiation cannot explain a few things. Wave nature of radiation cannot explain all the properties of waves, radiations. We also assume कि तुम्हारा that radiation has got a particle nature। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? could not explain, पहला emission of radiation from hot bodies, जिसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, वेव नेचर और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पढ़ानी है तुमने, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? इसको मैं ये भी लिख दूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इजेक्ट नहीं हो रहा होता है, व्हेन अ रेडिएशन फॉल्स ऑन इट तब वो इजेक्ट होता है। तो लेट मी राइट दैट डाउन। हाँ यही था, when radiation falls on it, when radiation
strikes it, let us say. ठीक है बच्चों, विच इज नथिंग बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बच्चों ने पढ़ के आए थे, है ना तुम लोग? गुड। ओके गाइस, ये हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद पढ़ेंगे। ये चीजें तुम्हारी वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है बच्चों? हाँ, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, ये अभी इनमें से तुमने कोई भी चीज नहीं पढ़ी है, तो लेट अस फर्स्ट गो ऑन टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ, कौन सा? हाँ, वो अभी करेंगे। इजी नहीं है बेटा, बहुत डिफिकल्ट है, इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। हाँ, समझने में आसान है, करेक्ट। अब देखो बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बताता है? ये क्या कहता है? व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब तुम सॉलिड को हीट करते हो, दे एमिट रेडिएशंस, दे एमिट रेडिएशंस over wide range of wavelengths। ठीक है बच्चों, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फाइन, दे एमिट लॉट्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, दे एमिट व्हेन दे आर हीटेड। ब्लैक बॉडी क्या होता है बच्चों? ब्लैक बॉडी is a body which can emit or absorb all frequencies या wavelengths। मतलब एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है ना गाइस? ऑलमोस्ट ऑल वेवलेंथ्स इट कैन एब्जॉर्ब, या इट कैन एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट कैन एब्जॉर्ब और एमिट ऑल वेवलेंथ्स की रेडिएशन, दैट इज अ ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी होती नहीं है, ठीक है ना गाइस? मतलब टेंडिंग हो सकता है, बट इट देयर इज नो सच थिंग एज आइडियल ब्लैक बॉडी। तो एक काम करते हैं, क्या? एमिट और एब्जॉर्ब, इट कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। फाइन, ये हमने आयरन की रॉड ली, उसे हीट कर दिया, तो देखा क्या है बच्चों? व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड, पहले उसका कलर बना रेड। ये कौन से बच्चे ने बोला था? अच्छा, करेक्ट, इट टर्न्स टू dull red, right, it turns to dull red and redness increases with rise in temperature। and if it is heated further, तो उसका कलर क्या बन जाएगा? राइट, radiation becomes white and becomes blue at very high temperature। at very high temperature। ओके बच्चों, तो गाइस डू यू रियलाइज कि जो हमारी रेडिएशन, द रेडिएशन विच इट इज एमिटिंग, उसकी तुम्हारी बेसिकली इट इज गोइंग फ्रॉम रेड एंड टू वॉयलेट एंड, हाँ है ना? तो बेसिकली क्या हम कह सकते हैं, रेडिएशन की इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाँ है ना? रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने पे इट इज गोइंग फ्रॉम रेड एंड टू, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका इट इज गोइंग फ्रॉम रेड टू ब्लू, हाँ है ना? सो वी कैन बेसिकली से कि रेडिएशन
कि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके गाइस, कि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। समझ में आया नहीं आया बेटा? गुड। तो इसी को मैं लिख देता हूं, द एमिटेड, पूरा नहीं लिखा था ये लो, द एमिटेड ब्लैक बॉडी has higher frequency at higher temperatures. At higher temperatures. ठीक है बच्चों? Which is indicated by color change from red to blue. From red to blue. पूरा लिख देता हूं, of electromagnetic radiation. फाइन बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो हम कहेंगे आइडियल ब्लैक बॉडी को हम क्या बोलते हैं? विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, है ना बच्चों? और उससे जो रेडिएशन एमिट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको मैं लिख देता हूं, ऑल्दो ये चीज मैं पहले लिख चुका हूं। द आइडियल ब्लैक बॉडी which emits and absorbs radiations of all frequencies is called black body, and radiations emitted by such a body is called black body radiation. समझ आया नहीं आया गाइस? इसका एक कर्व और देख लो। This is a curve that you observe. ये कर्व है between intensity of radiation versus wavelength. Given by lambda. ठीक है बच्चों, ये हमने जो दो कर्व बनाए, दे आर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, T1 एंड T2. T2 इज ग्रेटर देन T1. दैट इज हाउ यू हैव द कर्व्स। अब ये कर्व से क्या पता चल रहा है हमें बच्चों? इससे ये पता चलता है कि एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर, से T1 टेम्परेचर को देखो तुम, ध्यान से देखो गाइस, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या हो रही है? एज द टेम्परेचर, एज द वेवलेंथ इज डिक्रीज बच्चों, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जब तुम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कम कर रहे हो तो इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी अप टू अ सर्टेन लिमिट। और फर्दर वेवलेंथ डिक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज। यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ देख रहे हैं, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो हम क्या कहेंगे? एट अ गिवन टेम्परेचर intensity of radiation increase with decrease in wavelength। हाँ है ना? वेवलेंथ डिक्रीज करी तो इंटेंसिटी क्या हुई?
बढ़ी, वेवलेंथ डिक्रीज करने पे इंटेंसिटी बढ़ती गई, इट विल रीच अ मैक्सिमम वैल्यू, इट विल reaches a maximum value and then starts decreasing with further decrease in wavelength. हाँ है ना, और वेवलेंथ डिक्रीज करते गए तो तुम्हारी इंटेंसिटी भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। हो गया नहीं हो गया बच्चों, समझ में आ गया गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक क्लियर है या नहीं? फाइन, लिखा नहीं है, लिख लो बेटा।